नमस्कार। सोचिए जरा, एक कंपनी जो सिर्फ मसाले बेचने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे मुल्क पर हुकूमत करने लगी। कैसे? ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और आज हम उन दो खास कानूनों पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पूरा साम्राज्य बना दिया। और हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ तारीखों और नामों का खेल नहीं है। ये कहानी है पावर की, कंट्रोल की और कानून की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लंदन की पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने दो कानून पास किए और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी कोशिश से जिसमें कह सकते हैं कि भयंकर गड़बड़ियां थीं। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि चलो कंपनी पर थोड़ा लगाम लगाते हैं, लेकिन हुआ क्या? जैसा हम आगे देखेंगे, उनकी ये पहली कोशिश बिल्कुल उल्टी पड़ गई। कंट्रोल करने के चक्कर में केओस और भी ज्यादा बढ़ गया। हाँ, तो साल था 1773। ब्रिटिश सरकार लेकर आई रेगुलेटिंग एक्ट। अब नाम से तो लगता है कि सब कुछ रेगुलेट करेगा, है ना? कागज पर तो यही मकसद था कि कंपनी की बेहिसाब ताकत को काबू में किया जाए। लेकिन असल में हुआ ये कि इसने एक बिल्कुल नई तरह की लड़ाई शुरू कर दी। कंट्रोल तो छोड़िए, भारत में कंफ्यूजन और टकराव का ऐसा माहौल बन गया कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई असली बॉस है कौन। तो दिक्कत आखिर थी क्या? जरा सोचिए। इस एक्ट ने भारत में एक सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बताना भूल गए कि कोर्ट की पावर कहाँ खत्म होती है और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन की कहाँ से शुरू होती है। नतीजा, जमीन पर रोज रोज का सरदर्द। कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच सीधी टक्कर। मान लीजिए किसी जमींदार ने टैक्स नहीं दिया, तो ये मामला कंपनी देखेगी या कोर्ट? किसका फैसला आखिरी होगा, सरकार का या अदालत का? ये सवाल रोज के काम में रोड़ा बन रहे थे। अब जब झगड़ा इतना बढ़ गया तो इसे सुलझाने के लिए एक और कानून लाना पड़ा। लेकिन रुकिए, ये कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं था। ये तो बस एक फौरी जुगाड़ था, एक कानूनी पैचवर्क, जैसे सबसे गहरे घावों पर बस पट्टी लगा दी हो। तो 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसे आप सच में एक बैंडेड की तरह ही समझिए। इसका मकसद सिस्टम को बदलना नहीं था, बिल्कुल नहीं। बस जो सबसे बड़ी लड़ाइयां थी, जो सबसे बड़े झगड़े थे, उन्हें शांत करना था, ताकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो चले, गाड़ी पटरी पर तो आए। तो इस एक्ट ने किए तीन बड़े काम। पहला, इसने कहा कि गवर्नर जनरल और जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो अपने सरकारी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हैं। मतलब अब वो बिना डर के अपना काम कर सकते थे। दूसरा, कोर्ट का जो दायरा था उसे सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया। और तीसरा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने शादी और विरासत जैसे पर्सनल मामलों में हिंदू और मुस्लिम कानूनों को मान्यता दी। एक ऐसा फैसला जिसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन हम सब जानते हैं, बैंडेड से गहरे घाव नहीं भरते। बहुत जल्द ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि असली प्रॉब्लम तो कुछ और ही है, कहीं ज्यादा गहरी है, और इस बार एक बड़ा और फैसलाकुन कदम उठाने का वक्त आ गया था। तो 1784 आते आते ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट की समझ में एक बात साफ हो गई। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है, ये पॉलिटिकल है। असली सवाल ये नहीं था कि कानून में क्या कमी है। असली सवाल तो ये था कि इंडिया को चलाएगा कौन? एक प्राइवेट कंपनी जिसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है, या फिर ब्रिटिश सरकार? और बस इसी सोच से जन्म हुआ पिट्स इंडिया एक्ट का। इसने एक बिल्कुल नया, एक तरह से क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, यानी दोहरी नियंत्रण प्रणाली। मतलब अब कंपनी अकेली मालिक नहीं होगी, पावर को बांटा जाएगा, और अब ड्राइवर सीट पर बैठेगी ब्रिटिश सरकार। तो चलिए समझते हैं कि ये बंटवारा असल में था क्या। कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्हें कहा गया ठीक है, आप अपना व्यापार देखिए, मसाले, चाय, जो भी कमर्शियल मामले हैं। लेकिन एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसके मेंबर्स सीधे ब्रिटिश सरकार चुनती थी। और इस बोर्ड के पास थे असली पावर, सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू के मामले। शॉर्ट में कहें तो कंपनी अब बस एक मैनेजर बनकर रह गई थी। असली बॉस तो लंदन में बैठी सरकार थी। ये जो नंबर है ना, 6, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस बात का सिंबल था कि अब ब्रिटिश सरकार भारत के मामलों में सीधे सीधे रोज रोज दखल देगी। सोचिए, लंदन में एक कमरे में बैठे ये 6 लोग अब भारत के लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने वाले थे, उन लोगों की जिनसे वो कभी मिले तक नहीं थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस एक्ट ने और भी कई बड़े बदलाव किए। जैसे गवर्नर जनरल को इतनी पावर दे दी गई कि वो अपनी काउंसिल के फैसलों को भी पलट सकता था। मतलब पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो रही थी। बंगाल का कंट्रोल मद्रास और बंबई पर और भी मजबूत कर दिया गया। और हाँ,
कंपनी को कहा गया कि भाई अब बिना पूछे कोई लड़ाई झगड़ा या संधि नहीं करनी है। मतलब उनकी आक्रामक नीतियों पर भी रोक लगाने की कोशिश हुई। खैर, कम से कम कागज पर तो यही था। तो अब हमने दोनों एक्ट्स को समझ लिया है। चलिए अब एक सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि दोनों के बीच का फर्क और उनकी अहमियत बिल्कुल साफ हो जाए। ये टेबल देखिए पूरी कहानी का सार है। 1781 का एक्ट क्या था? एक छोटा मोटा सुधार जिसका फोकस सिर्फ जुडिशियल प्रॉब्लम को सुलझाना था। लेकिन 1784 का एक्ट, वो तो एक तरह का संवैधानिक भूकंप था। उसका मकसद पॉलिटिकल था, इंडिया पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल जमाना, और इसके लिए उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी एक नई पावरफुल बॉडी भी बनाई। तो इन कानूनों का असर सिर्फ उस वक्त तक ही नहीं रहा। नहीं, इन्होंने तो भारत के मुस्तकबिल की दिशा ही तय कर दी और उसी चीज की नींव रखी जिसे आज हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कैरेक्टर ही बदल गया। वो अब व्यापारियों की कंपनी नहीं रही, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक सरकारी एजेंसी बन गई। अब उसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के हितों को पूरा करना था। और इसके नतीजे बिल्कुल साफ थे। पहला नतीजा, कंपनी की आज़ादी खत्म। उसकी अपनी मनमर्जी, उसका ऑटोनॉमी सब खत्म हो गया। अब वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती थी। और दूसरा नतीजा, जो इसी सिक्के का दूसरा पहलू है, भारत पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट और पूरा कंट्रोल स्थापित हो गया। अब बीच में कोई नहीं था। भारत के मामले अब सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट की जिम्मेदारी थे। और इन दोनों का मिलाजुला नतीजा क्या निकला? भारत में ब्रिटिश एम्पायर की नींव रस्मी तौर पर रख दी गई। जो कहानी एक बिजनेस वेंचर के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब ऑफिशियली एक इंपीरियल प्रोजेक्ट बन चुकी थी। ये था इतिहास का एक निर्णायक मोड़। ये चार्ट देखिए, पावर के इस जबरदस्त बदलाव को कितनी साफ साफ दिखाता है। 1784 से पहले पड़ला कंपनी की तरफ भारी था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के बाद बाजी पूरी तरह पलट गई। कंपनी की पावर एकदम नीचे आ गई और ब्रिटिश सरकार सत्ता के टॉप पर पहुंच गई। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नया सिस्टम परफेक्ट था। इस डूल सिस्टम की वजह से कई बार जिम्मेदारी को लेकर कंफ्यूजन होता था। पर शायद सबसे बड़ी कमी ये थी कि इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी विशाल मशीनरी में भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं थी। न उनके हितों के लिए, न उनकी आवाज के लिए। सारे फैसले होते थे लंदन में और सिर्फ ब्रिटिश फायदे को देख। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन कानूनों ने भारत में एक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एफिशिएंसी, ये कुशलता किसके फायदे के लिए थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस साम्राज्य की नींव के बारे में भी और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।